दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर से आज संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय विधेयक पास कराने की तैयारी में सरकार है। तो सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार हैं। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। कोविड महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने रणनीति भी तैयार की है। तो सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 2 वित्तीय विधेयक पास कराने की तैयारी में सरकार है। वहीं सत्र के पहले दिन हंगामे के भी आसार हैं। मेरी कोशिश होगी कि सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, विधायी कार्य में भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर सभी माननीय सदस्यों को मिले। और संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले गृह राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल से सांसद निशीथ प्रामाणिक की नागरिकता पर सवाल उठ गए हैं। बीते शुक्रवार को असम के कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रामाणिक के बर्थ प्लेस और राष्ट्रीयता की जांच की मांग की है। अब तृणमूल नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया है। बोरा में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है कि एक विदेशी नागरिक मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में स्थिति साफ करने और जांच की गुजारिश की है। वहीं तृणमूल के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने भी उन्हें सबूत दिखाने कहा है कि उन्हें सबूत दिखाने दीजिए, सिर्फ उंगली उठाना ही काफी नहीं है। प्रामाणिक की नागरिकता के मामले में किसी ने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने मानसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मानसून सेशन से पहले पार्टी के संसदीय ग्रुप में बदलाव किया है। खास बात यह है कि पिछले साल कांग्रेस लीडरशिप को लेकर चिट्ठी लिखने वाले G23 नेताओं में से कुछ को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें मनीष तिवारी और शशि थरूर के भी नाम हैं। सत्र के दौरान कांग्रेस देश में धीमी रफ्तार से चल रही वैक्सीनेशन, दूसरी कोरोना लहर, स्वास्थ्य सुविधाएं और राफेल डील के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव भी लाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। मिशन 2022 को लेकर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए दांव खेलने की तैयारी कर रही है। बीएसपी ब्राह्मणों का मंडलीय सम्मेलन कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई। इसकी शुरुआत अयोध्या से 23 जुलाई से होगी। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में सम्मेलन किए जाएंगे। सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ गठन के काम को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया है। बूथ गठन की जिम्मेदारी पहले जिलाध्यक्ष देख रहे थे। मायावती ने अब मुख्य सेक्टर प्रभारियों को भी इसके काम में लगा दिया है। समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट के मानिकपुर में शबरी जल प्रपात में डूबने से जान गंवाने वाले 3 लोगों के लिए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ित परिजनों को नियमानुसार राहत राशि देने के निर्देश भी दिए हैं।
राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के शबरी जलप्रपात में 4 व्यक्ति डूब गए थे, जिसमें एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया था। 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार उनको राहत राशि दी जाए, उनके परिजनों को। तो बता दें, चित्रकूट के मानिकपुर के शबरी जलप्रपात में 3 लोगों की मौत हो गई, डूबने से मौत हुई थी। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिजनों को नियमानुसार राहत राशि दी जाए। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया कि उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से छूट मिलेगी। साथ ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 4 दिन पुरानी ही मान्य होगी। हालांकि कोरोना के संभावित खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। 24 घंटे में प्रदेश में कुल 2,54,771 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। साथ ही राज्य में 541 ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जबकि 171 ऑक्सीजन प्लांट तैयार होकर बन चुके हैं। तो अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा अगर उत्तर प्रदेश में एंट्री चाहिए। हालांकि ये वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए ये नियम नहीं है और इस नियम से छूट मिलेगी। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सिर्फ 4 दिन पुरानी ही मान्य होगी। तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया। और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राशि ट्रांसफर करेंगे। कोविड बाल सेवा योजना के बच्चों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। बच्चों से सीधा संवाद भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो सीएम आज राशि ट्रांसफर करेंगे। कोविड बाल सेवा योजना के बच्चों को ये राशि दी जाएगी। इसी के साथ बच्चों से संवाद भी मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रालय में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कोविड बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर के बारे में प्रदेश के लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में भी वायरस अभी है। साउथ और नॉर्थ ईस्ट में 3 महीने लॉकडाउन के बाद अब भी तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं। इंग्लैंड में फिर से 55,000 के करीब पॉजिटिव केस आए हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। अन्य राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम टेस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आई तो हम उससे निपटने की तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे देश में भी अगर देखें तो कई राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी 10% से कम नहीं हुई, ऊपर है। इसका मतलब साफ है, वायरस अभी है। दक्षिण के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और रोज उनकी संख्या कई जगह बढ़ भी रही है। और इसलिए प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि वो निश्चिंत ना हो। कल भी हमने 78,000 टेस्ट मध्य प्रदेश में किए। परसों के टेस्ट में आए थे 11 पॉजिटिव। कल के जो टेस्ट हुए 78,000, उनमें आए 18 पॉजिटिव केस। इसका अर्थ यह है कि मध्य प्रदेश में वायरस है और पॉजिटिव केस भी लगातार आ रहे हैं। अगर हम असावधान रहे तो ये तीसरी लहर को निमंत्रण देना होगा।
आगे बढ़ते हैं। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए इंदौर सांसद ने विशेष मुहिम शुरू की, जिसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके हैं और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने वाला कोई नहीं है। मुहिम के तहत 235 बच्चों की स्कूल की फीस के लिए 1 करोड़ की मदद की गई। सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर इस मुहिम की शुरुआत की है। साथ ही इस मुहिम में उन महिलाओं की भी मदद की जाएगी जिनके पति की मौत कोरोना से हुई है। रविवार को जरूरतमंद बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें इंदौर कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसमें उनको लाभ मिल रहा है, पर किसी कारणवश अगर वो रह जाते हैं तो उसमें फिर हम उसमें मदद कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो जिलाधीश हैं उसके पूरा सकारात्मक रूप से इसमें जुड़े हुए हैं। इस पुण्य काम में उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। जब वो माता बहनें आई थी तो जब मैं उनसे कुछ माता बहनों से मिला था तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी शिक्षा का तो हो जाएगा, लेकिन उनके परिवार में उनका भी भविष्य को लेकर, उनके परिवार का पालन पोषण को लेकर भी भविष्य चिंतित थी महिलाएं, माता बहनें। तो उनके लिए हमने प्रशिक्षण की बात की है। गुना के बमोरी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने महिलाओं से स्व सहायता समूह में काम करने का जायजा लिया। स्वरोजगार की दिशा में उनके प्रयास की जमकर तारीफ की और इससे जुड़ी महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सरकार स्व सहायता समूह को 285 करोड़ का लोन प्रदान कर चुका है और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। सरकारी प्रयास सफल रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बमौरी का चप्पल और साबुन न्यूयॉर्क के शोरूम में बिकेगा। मार्केटिंग पोर्टल हम लोगों ने डेवलप किया है कि जो इनके हाथ का बना सामान है स्व सहायता समूह का, उसकी मार्केटिंग मल्टी मार्केटिंग हो सके और इंटरनेशनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने का काम हमारे मार्केटिंग सेक्शन का होगा और नाफेड के माध्यम से भी इसमें हम सहयोग प्राप्त करेंगे। और अगर ये कार्य हो जाता है तो निश्चित रूप से मानिए कि बमोरी का बनाया हुआ चप्पल और साबुन ये न्यूयॉर्क के हो सकता है किसी बड़े शोरूम में वहाँ आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमारा सपना है और इस सपने को पूर्ण करने के लिए रात दिन हम लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता करण मोरवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इंदौर पुलिस कांग्रेस नेता को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कर रही है। करण मोरवाल बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे हैं। बता दें कि करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर महिला थाने में युवा कांग्रेस की महिला नेता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। अपराध दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही है। वहीं हाल ही में पीड़ित युवती ने आईजी दफ्तर में जाकर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। करण मोरवाल की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। पुलिस ने उज्जैन समेत दूसरे शहरों में दबिश भी दी, लेकिन आरोपी का कहीं भी पता नहीं चल पाया। वैसे तो एफआईआर दर्ज है, उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी और कल ही उसके ऊपर जो है 5,000 रुपये का की इनाम की घोषणा जारी की गई है। उसके बाद पुलिस की टीम उज्जैन, घटिया और जिन जिन स्थानों पर सूचना प्राप्त हुई थी उन पे भी कल शाम से लेकर रात तक तलाश की गई थी। और मुरैना से खबर है, ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। कार सवार महिला की मौत हो गई, 3 गंभीर घायल हुए हैं। शादी समारोह से वापस परिवार लौट रहा था। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना है और बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई, कार सवार महिला की मौत हो गई, 3 गंभीर घायल भी हुए हैं। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, बुरी तरह कार क्षतिग्रस्त हो गई। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, इस दौरान सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई और कार सवार महिला की मौत हो गई। छिंदवाड़ा से खबर है, 2 वाहनों में आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में 15 मजदूर घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। साबरी बदनूर के बीच यह हादसा हुआ। तो वाहनों में आमने सामने टक्कर हुई और इस हादसे में 15 मजदूर घायल हो गए। तो सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 वाहनों में आमने सामने से टक्कर हुई थी। साबरी बदनूर के बीच यह हादसा हुआ, 15 मजदूर घायल हो गए।
बड़वानी की ओर रुख करेंगे। तोरणमाल खाई में टैक्सी गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग बड़वानी के ग्राम चैरवी और सेमलेट के रहने वाले हैं। तोरणमोल खड़की पॉइंट से नीचे वाहन गिर गया। महाराष्ट्र बॉर्डर पर खाड़ी में टैक्सी गिरने से हादसा हो गया। महाराष्ट्र की मवासत पुलिस मौके पर पहुंची तो 8 लोगों की इस बड़े हादसे में मौत हुई है। वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग बड़वानी के ग्राम चैरवी और सेमलेट के रहने वाले थे। तोरणमोल खाई में टैक्सी गिर गई और बड़ा हादसा हो गया। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महाराष्ट्र की मवासत पुलिस मौके पर पहुंची। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बड़वानी में हादसे में लोगों की मृत्यु होने का समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें, परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति दें और घायलों को शीघ्र ही स्वस्थ करें। और सीहोर की ओर रुख करेंगे। तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गया। ट्रक के नीचे कार दब गई। दंपति की मौत हो गई है। सीनियर वकील राजेंद्र रैना और विभा रैना की मौत हुई। ट्रक को उठाने 3 क्रेनों का सहारा लिया गया। 1 घंटे तक इंदौर भोपाल हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा। झागरिया चौराहे के पास बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गया और ट्रक के नीचे दबकर दंपति की मौत हो गई। सीनियर वकील राजेंद्र रैना और विभा रैना की मौत हुई है। ट्रक को उठाने 3 क्रेनों का सहारा लिया गया। एक घंटे तक इंदौर भोपाल हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा। 3 क्रेनों का सहारा ट्रक को उठाने के लिए लिया गया था। ट्रक के नीचे कार दब गई थी और दंपति की मौत हो गई। और भोपाल से खबर है। ठगी का आरोपी नाइजीरियन युवक गिरफ्तार हुआ है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने नोएडा से गिरफ्तार किया। लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड जब्त किया है। नाइजीरियन युवक के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। भोपाल के युवक से 11,22,884 रुपए की ठगी की थी। नाइजीरियन युवक से पूछताछ में कई वारदात के खुलासे की उम्मीद है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। ठगी का आरोपी नाइजीरियन युवक गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश में मानसून की शानदार एंट्री के बाद अब इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पिछले कई दिनों से प्रदेश के काफी इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसके चलते लोग जहां गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं किसानों को फसल के नुकसान की चिंता सताने लगी है। ऐसे मुश्किल हालात में इंद्रदेव को खुश करने के लिए टोटके का सहारा भी लिया जाने लगा। सिवनी में इसका अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ बारिश के लिए मेढक मेढकी की बारात निकाली गई। मामला लखनादौन तहसील के गणेशगंज गांव का है, जहां के युवाओं ने बारिश के लिए मेंढक और मेढकी की बारात निकाली। बच्चों और युवाओं की टोली मसूर और मेढक मेढकी को ग्रामीणों के घर ले गई, तो जहां घर के सदस्यों ने अपने घर का पानी मेंढक को पिलाया और बच्चों के ऊपर पानी डाला। ग्रामीणों ने बच्चों की इस टोली को चावल, आटा, दाल का दान दिया। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि मूसर में मेंढक मेढकी को बांधकर उनकी शादी कराने से मूसलाधार बारिश होती है। गणेशगंज क्षेत्र में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने मान्यता को देखते हुए कि हमारे गणेशगंज में प्रतिवर्ष बिंदोदरी का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि पुरानी मान्यता है। भगवान सुन लेता है और पानी गिरा देता है। तो इसी क्रम के साथ में इंद्रदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ये पुरानी प्रथा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं और प्रतिवर्ष हम करते चले आ रहे हैं। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उससे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर से मिलाते हैं जिनकी हाइट महज 3 फीट की है
और इनका शरीर भी दूसरे बच्चों के मुकाबले कमजोर है, लेकिन इस खिलाड़ी को आउट करने में अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। तो आप भी मिलिए ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज से। मुसीबतों से डटकर लड़ा है, लोगों के तानों को भी खूब सहा है, सर पे टोपी हाथ में बल्ला लिए खड़ा है। हाइट छोटी है पर इस बल्लेबाज का हौसला बहुत बड़ा है। छोटा सा बल्ला, छोटी सी किट और छोटे से ही हाथ, लेकिन इन हाथों का कमाल जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये खिलाड़ी अगर अपनी पर आ जाए तो उन्हें आउट करने की तो छोड़िए, बल्कि गेंदबाज उन्हें बड़े बड़े शॉट्स लगाने से भी नहीं रोक पाते हैं। ऐसे बल्लेबाज हैं भोपाल के वेदांत, जो भोपाल की बीएस क्रिकेट एकेडमी की अंडर 15 टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हैं। साथ ही उनका चयन भोपाल के डिवीजन 60 स्क्वाड में भी हो चुका है। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए तो क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, एक धर्म है। और आज हर बच्चा ये सपना लेकर क्रिकेट के मैदान में पहुंचता है कि उसको देश के लिए खेलना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन कुछ बच्चे बेहद खास होते हैं और अपने जुनून के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ अभी जो मौजूद है, इनका नाम है वेदांत। इनकी उम्र 15 साल है। आप इनकी हाइट पर मत जाइए क्योंकि इनका जज्बा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। वेदांत, आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटे डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करते हो आप? 4 से 5 घंटे। वेदांत, क्या सपना है आपका? इंडिया खेलना। आप एक स्पेशल बच्चे हो, हाइट आपके नहीं बढ़ पाई, एक चैलेंज है? चैलेंज तो है, लेकिन मैं तैयार हूँ उस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो सुना आपने, वेदांत का कहना है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ पाई तो क्या हुआ। अगर ये चुनौती है तो ऐसी 1000 चुनौती मुझे स्वीकार है। वेदांत के कोच पंकज सिंह उन्हें प्यार से अपनी टीम का विराट बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि खुद भारतीय कप्तान विराट कोहली वेदांत के जज्बे के कायल हैं। जब वो वेदांत से मिले तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए। इधर दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार जॉन्टी रोड्स और भारत के उभरते सितारे सरफराज खान सहित कई खिलाड़ियों से वेदांत मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले ग्राउंड पे अगर कोई बच्चा आता है तो वेदांत ही आता है। उसको हम लोग वेदांत विराट के नाम से पुकारते हैं एकेडमी में। और वो बच्चा हमारी एकेडमी से अंडर 15 की टीम में ओपनिंग करता है। और पिछले साल एक हम पिंक बॉल से 1.5 महीने का एक टूर्नामेंट चला था, उसमें हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो वो उस टीम में बेस्ट कैच का अवार्ड उस बच्चे को मिला था। क्रिकेट के प्रति वेदांत के इस जज्बे को देखते हुए उनका एकेडमी कोचिंग का स्टाफ भी वेदांत के लिए खासी मेहनत करता है। वेदांत को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। वेदांत अंडर 15 में खेलते हुए एक सेंचुरी और कई हाफ सेंचुरी भी बना चुके हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है और जिस प्रकार से उसकी डिसेबिलिटी है और उसकी हाइट कम है, तो गॉड ने उसको बहुत अच्छा एक टैलेंट दिया हुआ है और बहुत एंथुसियाज्म में डेडिकेटेड है। और मतलब क्रिकेट के प्रति तो उसकी दीवानगी अलग है और जब बोलें आप तब अवेलेबल हो जाता है ग्राउंड में। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। ये शेर वेदांत की जर्नी पर सटीक बैठता है क्योंकि वेदांत गुप्ता भी पूरी ताकत के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और आज कई खिलाड़ियों के लिए वेदांत एक प्रेरणा भी हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि भोपाल के इस उभरते सितारे की मेहनत खूब रंग लाए और वो हर बुलंदियों पर पहुंचे और क्रिकेट में न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन विजय सेचकर के साथ वासु चोरे, बंस।